आप सबको मालूम है यहां पर क्यों बुलाया मैंने आपको? कोई हिंट किसी को? नंबर खराब है। यस, हाँ, पिक्चर दिखा रहे हैं। और कोई रीजन? यस, नंबर अभी हम बताएंगे। नंबर कम है। नंबर कम आए हैं। अच्छा ठीक है, आपको क्यों बुलाया आपको आइडिया नहीं है। मैंने लड़कियों को क्यों भेज दिया, कुछ आइडिया है इसको? हाँ, कुछ बॉयज के बारे में आपको बात करेंगे। नहीं, आप लोग इस चीज से खुश हैं कि आप लोगों को बुलाया गया। लड़कियां इस चीज से दुखी हैं कि उनको बुलाया गया। आप लोगों का और लड़कियों का, यस, पार्टली, पूरी तरह से सच नहीं है ये। नहीं, लड़कियों को मैंने क्यों भेजा? बिकॉज लड़कियां इस लिस्ट में हैं तो वो रो रही हैं। आप इस लिस्ट में हैं तो आपको मजा आ रहा है, इसलिए मैंने लड़कियों को यहां से भेज दिया। आपका जो रिस्पॉन्स, जैसे अभी ये है, इस एक लिस्ट बनाई है हमने जिसमें जिन बच्चों जो बच्चे हैं, आप चाहे पढ़ाई में कमजोर हैं, चाहे क्लास में आप लोगों की बहुत अच्छी इमेज नहीं है टीचर्स के लिए, टीचर्स आपके लिए बहुत अच्छी इमेज नहीं रखते, आप सब हॉट स्पॉट्स हैं, मतलब जब भी कोई गलती होगी तो आपका नाम आएगा, चाहे किया चाहे ना हो। तो आपको मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं और वो चीज धीमे धीमे खत्म करना चाहता हूं। और फिर से मैं कहूंगा, अगर किसी को लगता है कि यू डोंट वांट टू बी हियर, यू आर फ्री टू गो बैक। कोई कंपल्शन नहीं है फादर की तरफ से। फादर ने मुझसे कहा है स्क्रीन करिए हमारे स्कूल को, और जिन जिन बच्चों को ज्यादा हेल्प चाहिए उनको प्लीज आप ज्यादा हेल्प करिए। हम लोग आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक आपको यह फील नहीं होता कि आपको हेल्प चाहिए। डॉक्टर्स किसका इलाज करते हैं? मरीजों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब आप बताएंगे मुझे खड़े होकर, पेशेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब क्या होता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं ना, पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य मतलब क्या होता है? एक प्लीज 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 प्लीज, अभी हम आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं बेटा, प्लीज आप मुझे हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे? धैर्य क्या होता है? इतना आसानी से वो होता क्या है? मतलब वो यही होता है कि जब बोलने का मन करे तब भी ना बोलें। यस सर, क्यों बोला? इश, प्लीज प्लीज, यहां पर मैं आप लोगों को खाली लेक्चर पिलाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं भी खुद ऐसे ही लड़का था और अब वहां से निकल के मैं कहीं और निकल पाया हूं। तो कहीं शायद मुझे उम्मीद है कि आप भी वो वहां से निकल करके ये गंदगी है जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये बदनामी बहुत बड़ी गंदगी है। इसी की वजह से हम लोग के अंदर हैबिट्स आती हैं, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगना। कल एक बच्चे ने अपने पेरेंट को लेकर मेरे पास आया था कि उसका छोटा भाई बहुत सीरियसली पढ़ता है और उसको कंपेयर किया जाता है छोटे भाई से। मां बाप बोलेंगे कंपेयर नहीं करना चाहिए, प्लीज बैठ जाओ, मां बाप बोलेंगे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके मुंह मेरे सामने वो बोल रहे थे, देखिए इसको इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपना पूरा होमवर्क करता है, ये नहीं करता। और जैसे ही आप कंपेयर कर रहे हैं वो तो खुश हो रहा है, छोटा वाला जो तेज है, लेकिन जो बड़ा वाला है उसको गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा। ये कंपैरिजन वो चाहे जानबूझ के करे या अनजाने में करे, ये पॉइजन है, इसको कोई और रोक नहीं सकता। लेकिन इसका जो नुकसान होगा इसको आप ही लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कंपैरिजन में हमेशा हार जाएंगे। घोड़े और गधे की रेस होगी तो हमेशा कौन हारेगा? हाँ, उसके और भी स्किल हैं, वो बोझ ढो सकता है, वो धीरज वाला होता है, लेकिन फिर भी वो हार जाएगा क्योंकि रेस घोड़ों के साथ हो रही है। कल एक बच्चा मेरे घर पे आया तो बोलता है सर वो लड़का इतना तेज क्यों है मैथ्स में? क्योंकि वो घोड़ा है मैथ्स में। आपकी स्किल अलग है, आपकी स्किल है जवाब दे सकना, किसी भी आदमी को किस समय क्या बोल रहा है उसको चुप कर पाना आपकी स्किल है, और ये स्किल की वजह से आप बदतमीज माने जाते हो। जैसे आपने कुछ बोला, मैंने कुछ कहा, आपने बहुत सटीक जवाब दिया कि आप मुझे चुप कर सकें, और उससे मेरे मन में क्या आएगा कि ये बदतमीज आदमी है। बदतमीज नहीं है, आपका वो किसी भी आदमी के साथ बात करने का स्किल है, वो आपकी टैलेंट है। यही टैलेंट अगर आप वकील होते तो शायद पैसे कमाते।
मैंने बुला तो लिया आप लोगों को, लेकिन मुझे पता नहीं मैं आपसे क्या क्या बात करूं। मैंने एक लिस्ट बनाई है फादर से, टीचर से और सबसे मिलकर के। इस लिस्ट में मैंने 4-5 चीजें की हैं। नंबर 1, जो बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं उनके साथ मुझे बहुत बातचीत नहीं करनी, क्योंकि उन बच्चों को भी लगता है कि सर से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी। उनको लगता है सर फालतू की बातें करते हैं, कोई फायदा नहीं है। उनको अलग कर दिया मैंने। उसके बाद एक और लिस्ट बनी है जिसमें कि बच्चे हैं जो ओके ओके हैं पढ़ने में, वो अपने अपने में रहते हैं, उनको पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो एक्चुअली पढ़ाई उनको समझ में नहीं आती। क्लास 6 में मान लीजिए आप 10th में हैं, तो हो सकता है 8th की मैथमेटिक्स आपको अभी कमजोर है, इसलिए 10th की मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही। तो ये अलग ग्रुप है बच्चों का, इनको हम बोलेंगे डिसइंटरेस्टेड और लेस इंटरेस्टेड इन स्टडीज। तो जो बहुत तेज हैं उनको तो ग्रीन कोडिंग कर दिया गया है कि ठीक है पढ़ने में तेज हैं, उनको कोई कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा, वो अपना कुछ संभाल लेंगे। येलो हैं वो लोग जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं। इसके बाद जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में और जब स्कूल में और घर पे उनको खूब डांटा जाता है, तो धीमे धीमे हमको ऐसी हैबिट्स बिना हमारी इच्छा के लग जाती है जो हम नहीं चाहते। जैसे 9th का एक बच्चा टीचर के घर पे गुंडे भेज रहा है। भाई सभी भेजते गुंडे, मतलब दोस्तों को भेज दिया। आप किसी का नाम नहीं लेंगे प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, किसी का नाम नहीं लेंगे। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपने जानबूझ के नहीं करते, बट गुस्सा आता है तो आप कर बैठते हैं। और ये एक विशेष सर्कल है। विशेष सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जो टूटता नहीं है। बच्चे को बोला चुप रहो नहीं तो बहुत मारेंगे, बच्चा और होता है डर के मारे। फिर उसको आप एक और झापड़ मारते हैं चुप होने के लिए, चुप हो जा, एक झापड़ मार के बोलते हैं चुप हो जा, तो और होता है, फिर और होता है तो और मारते हैं आप। तो ये विशेष सर्कल आपके साथ चालू हो गया है स्कूल का। आप गलती करते हैं, फादर और टीचर्स डांटते हैं, तो आपको स्कूल में आने का और मन नहीं करता। जब और मन नहीं करता तो आप कुछ और एवेन्यू खोजते हैं अपने आप को एंटरटेन करने का। जो हम बच्चे पीछे बैठते हैं ये बेवकूफ नहीं है, हम आगे बैठेंगे तो शायद नींद आ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, या टीचर लोग बार बार खड़ा करके पूछेंगे तो आपकी बदनामी करेंगे, देखो तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता। उससे बचने के लिए हम पीछे बैठते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है इसकी वजह से आप पीछे बैठते हैं, और वो है बोर्डम। होता क्या है, दिमाग में जब कोई चीज आप समझ में आ रही है कोई, तो आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, आप कर रहे होते हैं वो चीज। जैसे अभी आप यहां बैठे हैं, मैं कोई थियरी पढ़ाना शुरू कर दूं बहुत ही मुश्किल सी, तो आप बोर हो जाएंगे और आपको मन करेगा चलो पेन वेन से खेलें, कुछ ड्राइंग करें। वो क्यों? बिकॉज जैसे ही कोई ऐसी चीज आती है जो आपके समझ के थोड़ा सा परे है, तो आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो एक तरह का टेंशन क्रिएट करता है। उस टेंशन को खत्म करने के लिए आपको या तो चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट खाने से बड़ा साइंटिफिक चीज होती है। आप अगर टॉफी खाते हैं या टिफिन खाते हैं तो खाना पेट में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रेन में जाना चाहिए पूरा का पूरा वो नीचे आ जाता है, थोड़ी सी राहत मिलती है ब्रेन में। इसीलिए आप कोई टीवी चैनल चालू कर रहे हैं, उसमें कोई बोरिंग चीज आई तो फट से आप टीवी चैनल चेंज कर देते हैं। हम खोजते रहते हैं कोई इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें मेरा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो, बढ़े ना। इसीलिए हम पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा सा बोर हो जाते हैं तो एसएमएस करते हैं या फेसबुकिंग करते हैं। फेसबुक का सक्सेस का कारण यह नहीं है कि आप बदतमीज हैं, आप बदमाश हैं, आप शैतान हैं, नहीं। फेसबुक का सक्सेस का कारण यह है कि आप जैसे बड़े बूढ़े बहुत से लोग हैं, इस समय 5-7 करोड़ लोग हैं फेसबुक पर, नहीं कितने 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। सारे बदमाश ही हैं, सारे लड़के ही हैं, मैं भी उस पर हूं, मेरे 3,500 फ्रेंड्स हैं उस पर। वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम हमारे ब्रेन में, इसको बोलते हैं बोर होना, ब्रेन में जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है लगता है कुछ कर लो यार। और जो सबसे पहला चीज करने का मन करता है वो होता है फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा जान लो, वो क्या कर रहे हैं। स्कूल में आकर के आप जैसे बच्चों के लिए बहुत फायदा नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग स्कूल बनाए हम लखीमपुर में ही, जिसमें कि स्कूल बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, ना कि बच्चे स्कूल के हिसाब से। अभी ऐसा हो रहा है कि गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब एक ही क्लास में बिठा करके सबको एक ही चारा दे रहे हैं हम लोग। आपको मैथ्स नहीं समझ में आ रही है फिर भी पढ़ो, हिस्ट्री आपके काम की नहीं है फिर भी पढ़ो। और ये क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आज से करीब 100, 150, 200 साल पहले अंग्रेज यहां आए थे। अंग्रेजों ने
एक सिस्टम चालू किया एजुकेशन का, उसको बोलते हैं विक्टोरियन सिस्टम। अंग्रेज जब थे यहां, उससे पहले इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी और फेलियर बहुत कम थे। एक वॉइसरॉय था, वो ट्रेन में बैठकर सॉरी अपने मतलब गाड़ी में बैठ के पूरे इंडिया का उसने टूर लगाया 3-4 साल तक, और उसने देखा इंडिया में चोर बहुत कम है, झूठ बोलने वाले बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है। तो उसने जाकर के रिपोर्ट दी कि अगर इंडिया को जीतना है तो तुम्हें यहां का एजुकेशन सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, लोगों को करप्ट बनाना पड़ेगा। क्यों करप्ट? क्यों? ताकि तुम उनको नौकरी पे रखो ज्यादा पैसे देकर, तो तुम्हारे लिए काम करें। वहां से कितने लोग ले आओगे काम करने के लिए? प्लस नंबर 2, उनका बिजनेस, ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको चाहिए थे फोटोकॉपी मशीन, आदमी की, टाई पहनने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छी हैंडराइटिंग वाला, मैथ्स करने वाला, इंग्लिश मतलब गुणा भाग प्लस माइनस। क्यों? ताकि उनकी कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ा सके, चिट्ठियां लिख करके यहां से वहां भेज सके। तो उन्होंने फिर स्कूल्स की स्थापना करना शुरू की और उसमें टेबल कुर्सियां लगा दी गई। इसके पहले स्कूल्स कैसे चलते थे? पाठशाला के फॉर्म में। मां बाप अपने बच्चों को भेज देते थे गुरु जी के पास, और गुरु बच्चे के हिसाब से, बच्चे को समझता था उसकी आईक्यू क्या है, उसको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसी हिसाब से उसको पढ़ाएं। जैसे अर्जुन को तीर चलाना अच्छा लगता है तो अर्जुन को तीर सिखाया, भीम को तीर समझ में नहीं आता, गदा सिखाया। हर बंदे का अपना खुद का एक स्किल होता है। वो चीज आज के सीबीएसई यूपी बोर्ड के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। उस सिस्टम के तहत हम फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हैं, मैं भी फंसा हूं। उसी सिस्टम की वजह से मुझे सैलरी मिल रही है, उसी सिस्टम की वजह से आप लोगों को यहां पर आने की फ्रीडम मिल रही है। अगर आप यहां ना आए तो आपके मां बाप क्या करेंगे? आपको पकड़कर किसी नौकरी में ठूंस देंगे। तो ये सिस्टम हमारा दुश्मन भी है, इसी सिस्टम को यूज करके हम इसमें से निकल भी सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि इस सिस्टम को कैसे यूज करें और हम कैसे इसमें से निकलें। निकलने का मतलब क्या है? निकलने का मतलब कि जब आप यहां से 12th करके निकलें, 12th तक तो सब पढ़ना चाहते हैं, यहां पे नहीं पढ़ना चाहते 2 3 4 ऑलमोस्ट सभी नहीं पढ़ना चाहते 12th तक, कहीं और पढ़ना चाहते हैं। कहां पे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप 10th के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा करना चाहते हैं, गुड गुड। और आप? कहीं भी सर, यहां छोड़ के कहीं और चले जाएं, ये यहां से दिल भर गया है। आप कहीं और जाना चाहते हैं 12th के बाद? चलिए, मैं आप सबसे ये मतलब ये मैं बोलूंगा नहीं कि आप ऐसा करिए। मार्केट में मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने 10th के बाद आईटीआई करने की कोशिश की, डिप्लोमा। घर से बहुत सपोर्ट नहीं मिला था। तो माँ बाप ऐसे होते हैं ना, बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो भाड़ में जाए, उनका ये रवैया होता है। तो निकलवा दिया स्कूल से। कहीं ना बैकहैंड में ये भी होता है कि अरे स्कूल नहीं जाएगा तो कम से कम 10-12 हजार साल का तो बचेगा। ये भी होता है कि कुछ काम ही करेगा घर पे, तो उनको निकाल दिया गया स्कूल से। और ये हुआ कि आईटीआई करेगा। 10th के बाद उन्होंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। वहां पर भी स्कूल तो स्कूल ही है सब जगह पर, टीचर सब जगह पर टीचर हैं। तो साल भर बाद घर से पैसे आने बंद हो गए। 1-8 महीने तो उधार लेकर चला। जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई तो पता नहीं उन्होंने चोरी किया था कि नहीं किया था, लेकिन उनका नाम चोरी में आ गया। पुलिस केस हुआ और बाद में बोलते हैं यार मैंने सोचा था उधार ले रहा हूं, बाद में वापस कर दूंगा, चोरी नहीं कर रहा हूं। फिर उनका डिप्लोमा रुक गया। फिर फिलहाल वो अभी जॉब खोज रहे हैं, मेरे से करीब 7-8 साल बड़े हैं। मैं भी इसी सिस्टम का था। जब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया 12th के बाद, तो मेरा हालत इतना खराब हो गया कि मुझे लगा मैं घर बार छोड़ के भाग जाऊं। कुछ भी समझ में नहीं आता था। एनाटॉमी में करीब 2500 वर्ड थे, मतलब एक हड्डी लेते थे हम लोग, बोन, और हड्डी का ये कोना ये कोना ये कोना सबका नाम अलग अलग। जैसे एक इस हाथ में करीब 250 मसल्स हैं, 250 मसल्स का नाम, और वो भी एक्सटर्ना कर्पालिस इंटरना, ऐसा कुछ नाम है जो याद ही करने में साला हालत खराब हो जाए। और उन मसल्स को आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक वेन सप्लाई करती है और एक नर्व सप्लाई करती है। तो मुझे तो लगा यार मैं तो गया।
फर्स्ट ईयर में मैं 3 सब्जेक्ट में से 2 में लुढ़क गया। एमबीबीएस की कहानी बता रहा हूं। किस्मत मेरी अच्छी थी, री एग्जामिनेशन हुआ, री एग्जामिनेशन नहीं, री चेकिंग हुई। री चेकिंग में मैं पास हो गया, जस्ट पास हुआ। बोर्ड में उसी पेपर को दोबारा चेक करते हैं वो लोग, 1,200 रुपए लगते हैं, 1,500, चेक हुआ, पास हो गया। सेकेंड ईयर में फिर वही हालत। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट थे, सेकेंड में 4। फोरेंसिक मेडिसिन तो इतनी गंदी सब्जेक्ट है, उसमें आपको जाकर के पोस्टमार्टम देखना पड़ता है और उस बेकार है, उसके बारे में पूछो मत। फार्माकोलॉजी, दवाइयों का नाम, दवाइयों को साइड इफेक्ट, बेकार। उसके बाद 2 और सब्जेक्ट हैं, उसका भी नाम नहीं लेंगे, वो और बेकार हैं। सेकेंड ईयर में 4 में से 3 में फेल हो गया मैं। सर पास कैसे हुए आप? एक में मुझे लग रहा है पता नहीं कैसे पास हो गया, किस्मत से पास हो गया होगा। री एग्जामिनेशन हुआ, नहीं पास हुआ। नहीं, री टेस्ट चेक कराया, नहीं पास हुआ। उस दिन तो मैं घर पे आया, खूब रोया बैठ करके। मैं इतना रोया कि मेरी मम्मी भी बोलती बेटा चुप रहे, कोई बात नहीं, फिर से एग्जाम दे लेना। उनको लगा कहीं बेटा डिप्रेशन में न चला जाए। फिर 6 महीने बाद फिर से, लेकिन हमारे यहाँ सेकेंड ईयर का बड़ा अच्छा है, मेडिसिन में हमारे बॉम्बे में था कि अगर आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं तो आपको उठा करके थर्ड ईयर में अपने आप डाल दिया जाता है, और सेकेंड ईयर के पेपर्स बैक हो जाते हैं। तो वो बैक हो गए थे, तो थर्ड ईयर की पढ़ाई चल रही है, मतलब मुंह छुपा के बदनाम होकर के थर्ड ईयर में जाता था मैं। और भी दोस्त थे, फिर मेरा दोस्त भी थोड़ा अलग हो गए थे, तो तेज वेज बच्चे थे जिनसे मेरी दोस्ती थी, वो उन्होंने अपना पलटा मुझसे झाड़ लिया और उनका अलग ग्रुप बन गया। मेरे जैसे बेचारे जो दीनहीन गरीब जाति थी हम लोगों की, वो अलग हो गई। हम लोग पढ़ते वढ़ते थे कभी कभार, कभी नहीं पढ़ते थे, पिक्चर देखते थे। फिर 6 महीने बाद जब एग्जाम दिया तो किसी तरह से मैं पास हो गया। धन्यवाद। अब दोबारा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा उन सब चीजों को। अब पहुंचे थर्ड ईयर में सब्जेक्ट थे 10 और आदमी था 1। थर्ड ईयर तक एक और खतरा हो गया। डॉक्टर आशीष शुक्ला बड़े हो गए, अब उनको एक लड़की पसंद आना शुरू हो गई। और हम दोनों का अफेयर चालू हो गया। कॉलेज जाते थे, कभी क्लास अटेंड करते थे, कभी फेल होते थे। अल्टीमेटली 10 में से 3 में तो वो फेल हुई, 7 में मैं फेल हुआ। उसके बाद उस बेचारे ने भी मुझसे पलटा झाड़ लिया। उसको लगा इस आदमी के साथ रहे तो मेरा जिंदगी खत्म। अब मैं पड़ गया अकेला। ये हंसने वाली बात लग रही है आपको, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक हमारे यहां पर बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ खत्म हुई है और वो पता नहीं इतने डिप्रेशन में इस समय है कि वो अपनी वाइफ का अभी बर्थडे मनाया उन्होंने कि मरने के बाद। बहुत आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं, दुख तो आपको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता होगा आजकल। हमको तो स्कूल जाना नहीं पड़ता, आपको तो जाना पड़ता है। थर्ड ईयर के एग्जाम मैंने फिर 2 बार में पास किया। तो अगर कोई कहता है ना कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर क्यों नहीं है, तो आप बता दीजिए बेकार डॉक्टर थे, कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, मैं डॉक्टर अच्छा हूं क्योंकि मुझे एमबीबीएस करने के बाद एक नई चीज पता चली, और वो ये पता चली कि जो करियर होता है उसमें 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक तो जो आप पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं, और दूसरी कि आप जो काम सीखते हैं। अगर आपको अपना काम आता है अच्छे तरीके से, तब मार्केट में आपका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं अब जब अल्ट्रासाउंड करता हूं तो मैं अपने काम पर बड़ा ध्यान देता हूं। जो चीज समझ में नहीं आता मैं अपने सीनियर से पूछता हूं, और सिंपल है, साइकिल चलाने जैसा है या कार चलाने जैसा है या कंप्यूटर चलाने जैसा है। जो नहीं आता पूछ लो, उसमें रटना नहीं पड़ता आपको। और एक बार कोई चीज 2 बार ट्राई की, 4 बार ट्राई की, 6 बार ट्राई की, फिर आ जाती है। अब मैं आप लोगों को चाहूंगा कि हम लोग हफ्ते में 1 बार मिलें, और मैं आप लोगों को ये जो पढ़ाई लिखाई है, पता है इसमें आपकी कमजोरी क्यों है? आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा रीजन क्या है, क्यों कमजोर हैं आप लोग? समझ ही नहीं आता टीचरों से। नंबर 1 समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता, क्लास पे ध्यान नहीं देती, तो टीचर लोग बताते हैं यार। इंग्लिश सब, ये बात नहीं है, मैम तो कभी कभी हिंदी में समझा जाती है। नहीं, मैम लोग तो समझा के चली जाती हैं, लेकिन बाद में किताब तो आपके पास रहती है।
नहीं, रिवाइज क्यों नहीं? सुनिए सुनिए, इंग्लिश पिक्चर अगर बोरिंग हो, जैसे मेरे पास एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा भाई है, धीरज रखें, धीरज, पेशेंस। हाँ, लेकिन बहुत देर तक चुप रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू। 2 साल पहले मैंने अपने भाई से बोला, एक फिल्म मैंने लगाई थी, इंग्लिश फिल्म, और पकाओ पिक्चर, बोले जा रहा है, बोले, चुप ही नहीं हो रहा है, ना कोई फाइट का सीन, ना कोई लड़की का सीन। पिक्चर, अंग्रेजी पिक्चर में क्या होता है? फाइट और लड़कियां, यही 2 चीजें होती हैं। दोनों नहीं थी इसमें। हीरो बकबक किए जा रहा है। लेकिन ये 2 साल पहले की बात है, तो मुझे अंग्रेजी काफी अच्छी आ गई थी। जब लास्ट, नहीं, आधे 1 घंटे बाद तो मेरी वाइफ सो गई, वो भी झेल नहीं पाई। अंग्रेजी उनको अच्छी आती है, मुझसे ज्यादा तेज है, 90% है वो, झेल नहीं पाई। तो बकवास पिक्चर है, पता नहीं कौन सी पिक्चर लेकर आए हो। वो सो गई। लेकिन उस पिक्चर का जो राज खुलता है वो लास्ट सीन में। तो मैंने कहा, रिम्पी, अगर तुम इस पिक्चर को एंड तक देख लो और तुम समझ जाओ कि इसमें क्या एक सीक्रेट छुपा है, अगर वो तुम बता सको, तो तुम्हें मेरी तरफ से एक गोल्ड सेट। तो उस लालच में उन्होंने देखा। लेकिन वो एक सीन है खास, करीब 4-5 सेकंड का है। अगर वो सीन आपने नहीं देखा तो पिक्चर समझ में नहीं आएगी। तुमने पूरी पिक्चर देखी, बोलती मुझे बकवास मत करो, तुम बेवकूफ बना रहे हो, कुछ नहीं है इसमें। वही पिक्चर मैंने अपने छोटे भाई को दिखाया, जो सुनता बोलता नहीं है, डेफ एंड म्यूट है, गूंगा है, बहरा है। उसको मैंने बोला कि तुम ये पिक्चर देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें इंग्लिश, क्योंकि सुनता नहीं है। लेकिन अगर वो लास्ट सीन, 1-4 सेकंड का सीन है, अगर तुम वो देख लो, तुम्हें पिक्चर समझ में आ जाएगी। अगले दिन वो उठा सब, और वो मेरी वाइफ को बोलता है, भाभी कुछ समझ में आया? तो बोलती है, भैया बेवकूफ बनाते रहते हैं हमेशा। लेकिन वो बंदे को वो सीन समझ में आ गया। वो फिल्म मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप में से जो जो बंदा वो सीन पकड़ लेता है, उसको मेरी तरफ से, यार गोल्ड सेट नहीं दे पाऊंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है, सबको एक 5 स्टार 10 रुपए वाली चॉकलेट। सिल्क नहीं यार, जाने दो, तुम लोगों ने पैसा ज्यादा लग रहा है, छोड़ो, पिक्चर नहीं दिखाएंगे। अभी टाइम। उसका नाम है माइकल क्लाइटन। उसके हीरो हैं, नहीं, टॉम क्रूज नहीं है। ये ओशन 11 में कौन हीरो है? ओशन 12, उसमें ब्रैड पिट है, ओशन 11-12 में, और एक और बहुत अच्छा हीरो है, उसका नाम था, एनीवेज 10 मिनट और बात कर लें। पूरा दिन आप लोग येलो और रेड, येलो और रेड, रेड मतलब आपसे आपकी टीचर्स बहुत परेशान हैं, आप लोग उनको थका देते हैं बेसिकली। हाँ, येलो मतलब आप पीछे कहीं कोने में बैठे रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन आपके माँ बाप आपसे बहुत परेशान हैं, आप पास वास नहीं होते। गुड क्वेश्चन। सबसे पहली चीज आप जो करिए, अपने लाइफ में से 2 चीजें खत्म करिए। अगर ये 2 चीजें आपकी लाइफ में से खत्म हो गई, तो आप लोगों की IQ बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। वो 2 चीजें खत्म करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पिछले 10 सालों में आदत पड़ चुकी है। कोई गेस? जवाब कैसे रोकेंगे आप? मैं बताता हूं, पहले मैं बताता हूं आई कहां से हैं 2 चीजें, आपने पैदा नहीं की हैं। वो आज से 100-200 साल पहले स्टार्ट हुई हैं, और इसका नाम है टेक्नो सिविलाइजेशन। हमारी जो प्रजाति है हम लोगों की, वो हम टेक्नोलॉजी की प्रजाति है। टेक्नोलॉजी मतलब लैपटॉप, बिजली, फोन, डिपेंडेंट तो रहते हैं, लेकिन इसमें एक और बड़ा खतरा है। टेक्नोलॉजी की जो सिविलाइजेशन होती है, वो बेस्ड होती है 2 चीजों पर, और उन्हीं 2 चीजों को खत्म करना है। और वो 2 चीजें हैं स्पीड एंड एफिशिएंसी। क्या क्या है? मतलब हम लोगों को जो चीज चाहिए वो फटाफट चाहिए और बहुत अच्छा चाहिए। जैसे एक पेरेंट कल आए, बोलते सर इसका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 10th का, अब फटाफट इसको तेज बनाइए आप। मैंने उनसे पूछा, मैडम एक बच्चा 9 महीने का आप 8 महीने में पैदा कर सकते हैं? या 5 औरतें या 9 औरतें मिलकर के 1 महीने में पैदा कर सकती हैं बच्चा? नहीं कर सकती ना। तो ऐसे ही जो IQ बढ़ती है वो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन ये आप लोग भले सर, हाँ सही कह रहे हैं सर, अच्छी बात बोली आपने, लेकिन हमको तो जल्दी तेज बनाइएगा सर। क्यों? कि दिखाना है उसको
मेरे बगल में जो बैठता है उसको, या मैडम को दिखाना है। लेकिन मामला यह है कि ब्रूसली या सचिन तेंदुलकर आप 2 दिन में बन ही नहीं सकते। आप बन सकते हैं 15 साल में। सर 15 साल किसके पास टाइम है सर? लेकिन जब आप अपने माइंड को तैयार करेंगे 15 साल के लिए, तब आपका डेवलपमेंट 3 महीने के अंदर दिखाई दी जाएगा। कल एक बच्ची के पेरेंट्स मेरे पास आए और मुझे उम्मीद थी कि वो मना करने आए हैं कि सर आपके यहां जो बच्ची आ रही है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस बच्ची को दिक्कत यह थी कि वो डरती थी, एग्जाम के पहले बहुत डरती थी। तो डर को खत्म करने के लिए उनके पेरेंट्स ने भेजना शुरू किया। हमने कहा ठीक है मैडम, मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे इंप्रूवमेंट, कोई बात नहीं, आप इसको मत भेजिए। अब बोलती नहीं नहीं सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में इसको डर नहीं लगा, रोई नहीं। तो मैं तो भगवान का बड़ा थैंक यू कर रहा था कि पता नहीं गलती से असर हो गया इसको। तो 3 महीने में मुझे लगता है कुछ ना कुछ असर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप 3 महीने तक मुझे झेल सकें। क्योंकि मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बोरिंग लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग बातें नहीं करता हूं। फिर मैं आप लोगों को किताब खोल खोल के पढ़ाना शुरू कर देता हूं। सो पहली चीज तो आपको खत्म करनी है स्पीड। आप एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग में जाना चाहते हैं फटाफट। जब किताब खोल के बैठते हैं तो आपको लगता है पूरा एक्सरसाइज कर दूं, खत्म कर दूं फटाफट। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखनी है। पिक्चर भी जब देखते हैं तो लगता है गाने वाने आगे बढ़ा दो फटाफट, स्टोरी सुनो। इन सब चीजों में दिक्कत क्या होती है? स्टोरी आप देख लेते हैं, खाना खा लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो फटाफट की आदत है उससे आपका धीमे धीमे कंसंट्रेशन खाली उन्हीं चीजों पर लगता है जो आपको बहुत ही ज्यादा सेंसुअल प्लेजर देती हैं। मतलब आप जा रहे हैं, अचानक से वी मार्ट आ गया, तो वो उसमें लाइट है, कपड़े हैं, तो उसकी आपकी आंखों पर वो असर डालता है जैसे कि बहुत ज्यादा सेंसेस आपकी आंख, रेटाइना पे जो रेड और कोन्स और वो होती हैं रॉड्स एंड कोन्स, तो रॉड्स एंड कोन्स को जाकर हिट करता है तो ऑटोमेटिकली आपको घसीट लेता है। टीवी में आप देख रहे हैं, अचानक से नया कोई ऐड आया नया बाइक का, तो आप रुक जाएंगे। तो उसमें धीमे धीमे आपका कंसंट्रेशन आपको नहीं मालूम पड़ता, बट वो कमजोर हो रहा है। कमजोर कंसंट्रेशन का साइन क्या है? कि वो अपनी मर्जी से शांत एक जगह बैठ नहीं सकता। जैसे मैं रोज सुबह आजकल क्या करता हूं, मैं सुबह कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 5 बजे नींद खुलती है, तो मैं बेड पर बैठ करके ऐसे आंख बंद करके दोनों हाथ ऐसे लगा करके, बिकॉज इस तरह से बॉडी की एनर्जी बाहर वेस्ट नहीं होती, ऐसे हाथ करके ऐसे बैठता हूं बिस्तर के ऊपर, तकिया लगा के और कंबल लगा के, और आंख बंद करके अपनी नाक में जो हवा जा रही है और अंदर जा रही है उसके ऊपर ध्यान रखने की कोशिश करता हूं। ये बड़ा बोरिंग काम है, क्योंकि 10 मिनट बाद क्या होता है, कोई थॉट आ जाएगा कि यार उस बच्चे ने कहा था, उसके पेरेंट्स ने कहा था, यार मुझे वो अपना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, उसकी फीस लेने हैं, ये ढेर सारे विचार आते रहते हैं। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मैं अपनी मर्जी से अपना ध्यान इस नाक पर जहां हवा जा रही है और हवा आ रही है, जो अभी है वो तो थॉट्स हैं जो कल के थे, लेकिन जो अभी है वो आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये बोरिंग चीज है, लेकिन इसको करने से धीमे धीमे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और इसमें भी अगर मैं कोशिश करूं फटाफट मुझे कंसंट्रेशन हो जाए, नहीं होता। बिकॉज ये जो कंसंट्रेशन बढ़ता है वो पेड़ की तरह है। आपने बीज लगाया, उसका डेवलपमेंट दिखाई देगा आपको। जैसे बहुत बार मुझे ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन होता है मेरा बहुत ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन, उसका आंसर अगर मैं खूब कंसंट्रेट करके उस क्वेश्चन को अपने साथ रखूं और सो जाऊं, सपने में उसके जवाब आते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए। तो नंबर 1 आप क्या खत्म करेंगे अपनी लाइफ से? स्पीड। लेकिन ये बताएंगे नहीं अपने पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स को बोलेंगे सर ने कहा है कि आज से सब कुछ स्लो करो, अब मैं बस 4 चैप्टर में से एक ही करूंगा। नहीं, अगर आप बोलते हैं इसका मतलब आप सामने वाले से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बोलेंगे सर 4 दिया है, हम सब कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपने बोला अरे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, तो बोलेंगे उसको देखो, तो आप बोलेंगे सर जैसे हमारे यहां डॉक्टर साहब अच्छी रेडियोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे कम अच्छा रेडियोलॉजिस्ट हूं, तो अगर मेरे सीनियर्स मुझे डांटते हैं कि आशीष तुमने ये रिपोर्ट बनाई है, तो मैं कहता हूं सर सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूं उसको ठीक करके देता हूं। मैं ये नहीं कह सकता सर उनका वो है मेरा ये है बस। अगर आप जस्टिफाई करते हैं अपनी गलतियों को, तो आप फिर उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं और उसी तरह से रहते हैं।
मतलब आप फिर चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये मेरे अंदर कमी है, तो कमी का म्यूटेशन होना, चेंज होना जल्दी हो जाता है। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं यहां पर, एक दिन मुझे फोन किया, बोलते हैं आशीष तुम्हें रिपोर्ट बनाने नहीं आती एक्सरे की। ये चीज उन्होंने एक और डॉक्टर से कही थी और वो पढ़ने में तेज था। तो उसने उस दिन के बाद से अपने मैनेजर को बोलता है वो डॉक्टर की एक्सरे में रिपोर्ट नहीं करूंगा। वो बदतमीज आदमी है। उसने भी एमडी किया है, मैंने भी एमडी किया है, क्या मैं उससे कम जानता हूं? वो 30 साल का एक्सपीरियंस था, इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। सेम उसने ये चीज मुझे भी बोली कि तुम्हें रिपोर्ट करना नहीं आता। तो मैंने कहा हाँ सर आप सही कह रहे हैं सर, मैं ऐसा करता हूं शाम को आपके पास आ जाता हूं सर, मुझे थोड़ा हेल्प कर देंगे, सिखा देंगे। शाम को गया, डॉक्टर साहब बिजी, लेकिन सर कल आ जाता हूं सर। कल गया, डॉक्टर साहब बिजी। फिर एक हफ्ते बाद बोलते हैं नहीं यार इतनी खराब रिपोर्ट भी नहीं बनाते हो तुम, ठीक बनाते हो। लेकिन मैं उनको परेशान करने नहीं गया था, मैं जेन्युइनली उनसे मालूम करने गया था कि मेरी रिपोर्ट में कमी क्या है, कि 30 साल में उस बंदे को सब चीजें दिख रही हैं जो नहीं दिख रही हैं मुझे। तो सबसे मुश्किल होगी आपको स्पीड टैकल करना, क्योंकि एक तरफ आपको धीमे धीमे करना पड़ेगा और एक तरफ लोगों को जवाब देना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा स्लो के लिए। नंबर 2 जिसको आपको खत्म करना है, दैट इज एफिशिएंसी। स्पीड एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितना अच्छे से कर सकते हैं, कितना ज्यादा कर सकते हैं। 90 नंबर करने वाला बच्चा ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए उसको ज्यादा अच्छा बोला जाता है। लेकिन वो जो बंदा 90% पा रहा है, किसी क्लास में किसी समय में 20, 30, 40 वाला था, उसने उस फेज को जल्दी क्रॉस कर लिया, आप उस फेज को जल्दी क्रॉस नहीं कर पाए। ऐसे अगर खाना खराब आता है, मेरे साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, हम लोग होटल में गए थे खाना खाने, एक सब्जी बहुत बेकार थी, तो मैंने तो उसको छोड़ दिया, भैया मैं नहीं खाता। तो उन्होंने कहा खराब सब्जी हो तो मेरा नियम है। मैंने कहा क्या? मिर्च वाली थी, जल्दी खत्म कर दो। तो खटाखट खत्म कर दिया उन्होंने। तो कुछ बच्चों ने तो वो फेज जल्दी पूरा कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो तेज हैं, हो सकता है तेज हो, बट मेन कारण यह था कि उस बंदे को मालूम पड़ गया इस कचरे में से निकलना है तो जल्दी करना पड़ेगा, ये कचरा है और इसमें से जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, 100 में से 25 नंबर पाना या 30 नंबर पाना भी अच्छा है। अगर ये आप नहीं बताएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तो आपको धीमे धीमे काम करना है और दूसरा कम अच्छा भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा नहीं होता तो छोड़ देते हैं। जब मैं कोई किताब पढ़ता हूं, जैसे मेरे पास एक किताब पढ़ी है बैग में, पहली बार में जब पढ़ता हूं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो वो मुझे फिर भी करना है, बिकॉज पहली बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में भी शायद समझ में नहीं आएगा, शायद तीसरी या चौथी बार में समझ में आए। ये चीज मुझे डॉक्टर रिम्पी ने बताई, मेरी वाइफ ने। मैंने कहा तुम लोग 90% कैसे पाते हो यार? बोलती है मैं अपने आप को मान के चलती हूं कि 2 रीडिंग में तो मुझे समझ में आने वाला ही नहीं। तो मैं किताब खोलकर बैठी रहती थी, अब एक रीडिंग मार रही हूं, धीमे धीमे मार रही हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंडरलाइन कर रही हूं कौन कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, फिर जा जा करके किसी से भीख मांग रही हूं, टीचर से, प्रोफेसर से, सर प्लीज समझा दीजिए, गूगल खोल रही हूं। तो फर्स्ट रीडिंग, हम लोग फर्स्ट रीडिंग नहीं मारते बिकॉज हमको पसंद नहीं आता, और खाली पसंद नहीं, हमको बेकार तरीके से नहीं करना है कोई चीज, हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। हम कपड़े पहनना चाहते हैं तो सुंदर और अच्छा वाला, खराब कपड़े नहीं पहनना चाहते, कम फैशन वाले कपड़े नहीं पहनना चाहते। या अगर बाइक भी खरीदनी हो, नहीं पापा हम एनफील्ड लेंगे, जो भी। अगर पापा बोलेंगे नहीं बेटा नहीं तू वो ले ले, स्प्लेंडर नहीं, स्प्लेंडर नहीं, मेरे पास कौन सी है, प्लेटिना, एवरेज अच्छा है बेटा, मेंटेनेंस अच्छा है, ना ना पापा प्लेटिना, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे नहीं, उसमें आपको फीलिंग आती है कि कम अच्छा नहीं करेंगे, जो करेंगे हाई फाई करेंगे। फोन चाहिए तो सोनी एरिक्सन चाहिए, चाहे उसका यूज हो चाहे ना हो। एक बच्चे से मैंने पूछा मान लो 50 करोड़ तुम्हारे पास आ जाएं, तुम क्या करोगे? तो उसने फिर लिखा सर सबसे पहले तो मैं एक बुगाटी लूंगा। हाँ बेटा 50 करोड़ में इंडस्ट्री पड़ती ही नहीं है। मैं बताऊं फिर से, इंडस्ट्री वो पड़ती है जिसकी आपको जानकारी इनसाइड आउट हो। जैसे अगर मुझसे आप पूछें आपको 50 करोड़ मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसमें से मैं 1 करोड़ छोड़कर 49 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा। फिक्स डिपॉजिट करने से पता है क्या होता है? 8% इंटरेस्ट मिलता है। 8% मतलब कितना होता है?
1 करोड़ का 8% कितना हो गया? 8 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 80 लाख इंटू 5 4 करोड़ रुपए मुझे साल के आएंगे। कुछ नहीं करना, उसमें कुछ भी इंडस्ट्री लगाई नहीं, कोई रिस्क नहीं, और बाकी 1 करोड़ से। गुड गुड गुड। मैं जमीन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अभी डॉक्टर आशीष के पास खूब पैसा आ गया कुछ दिन पहले। हाँ, डॉक्टर साहब को लगा कि जमीन में लगा दे, जमीन में लगा दे। डॉक्टर साहब बड़े तेज, बड़े समझदार। मैं अपने बारे में बता रहा हूं। डॉक्टर साहब ने अखबार में एक ऐड पढ़ा कि जमीन खरीदिए लखनऊ में। डॉक्टर साहब गए लखनऊ में, जमीन देख के आए, उससे बहस करके आए। यहां पर जितनी जमीनें हैं मेन रोड पर सब 2000-2500 रुपए स्क्वायर फीट चल रही हैं। काशीनगर में 1200-1500 रुपए स्क्वायर फीट चल रही हैं। आवास विकास में 1500-1300 रुपए स्क्वायर फीट चल रही हैं। थोड़ा बाहर जाएंगे तो 500-600-700 रुपए स्क्वायर फीट चल रही हैं। सब 100-150 प्लॉट्स देखे गए। यस, सब रेट देखे गए तो 400 से नीचे कोई प्लॉट नहीं था। और डॉक्टर साहब को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, जिसने इनको 200 रुपए स्क्वायर फीट में एक 5000 स्क्वायर फीट खरीदी 10 लाख रुपए की। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि 10 लाख रुपए का 6 महीने में कितना हो जाएगा? डबल नहीं तो कम से कम 10 का 15 तो हो ही जाएगा। इसके बाद डॉक्टर साहब ने लखनऊ की प्रॉपर्टी ली। उसका रेट था 450 रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन उसमें एक फायदा था, वो आपको रिटर्न दे रहा था हर महीने में 17,000 रुपए रेंट दे रहा था, ऐसे ही अग्रीमेंट बना के। तो मैंने देखा, कैलकुलेट किया तो 5.5 लाख की जमीन, रेंट वापस मिलेगा 4.5 लाख, 1 लाख की जमीन पड़ी। तो रेट कितना पड़ा जमीन का? 100 रुपए स्क्वायर फीट। यस, हीरो बन गए हम। 3 महीने पहले डॉक्टर साहब को उसने, लखनऊ वाले ने कहा, डॉक्टर साहब अब चेक नहीं भेजने वाले हम। टोटल चेक मुझे मिले 17,000 रुपए। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। हम क्या करें? कोर्ट केस करें, बिल्डर से लड़ाई करें, बिल्डर करोड़पति। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब बढ़ेगी तब बेचेंगे, हमारी किस्मत। 5.5 लाख वहां फंस गए हैं। अब मैं उसमें से कुछ कर नहीं सकता, और ना ही तो उसमें से रेगुलर पैसा आ रहा है। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब को लगा कि ये जमीन देखें, इसकी क्या औकात है, 200 रुपए वाली। मैंने किसी से कहा कि यार वो 200 की है, उसको 400 में बेच दूंगा मैं। तो रियल एस्टेट वाला था एक एजेंट, गया, बोलता है डॉक्टर साहब वो 2 साल तक तो मत सोचिए बेचने के लिए। मैंने कहा क्यों? उसमें कुछ गड़बड़ी है। मैंने कहा क्या गड़बड़ी है? रोड नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब को पता ही नहीं था और किसने बताया नहीं था। उससे सटी हुई एक और लैंड थी। 1 महीने पहले डॉक्टर साहब को बताया गया कि सर वो ले लीजिए, बड़ी अच्छी लैंड है, 500 रुपए स्क्वायर फीट में मिलेगी, 450 में मैं दिला दूंगा आपको। मैंने कहा 300 में मैं दिला दूंगा आपको, उसके बगल वाली जमीन मेरी है। रियल एस्टेट में, कंप्यूटर में, स्कूल में, कपड़े के बिजनेस में, सोने के बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में घुसने से पहले भाइयों और बहनों पैसा मत लगाइए, पहले इस बिजनेस को समझिए। नहीं तो मेरी तरह 10 और 5 लाख रुपए लगा के समझेंगे। बैंक का कम से कम हिसाब किताब साफ है। आपको अगर मुझे आज 1 लाख रुपए चाहिए होता, खट से निकाल के मैं ले सकता था। आपकी बात सही है, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मैं नहीं करूंगा भैया वो काम। नहीं, 10 लाख की प्रॉपर्टी तब खरीदिए जब आपके पास 10 करोड़ है और 10 लाख की आपको बहुत वैल्यू नहीं है। जैसे आज मुझसे कोई कहे 5-6 हजार, जैसे कल मैंने एक 1400 रुपए की किताब खरीदी। 1400 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी फिगर नहीं है। मैं एक महीने में 14,000 रुपए कमा लेता हूं, तो उसका 1/10 है, तो 1/10 में लगा दूंगा। तो जब मेरे पास 15-20 करोड़ रुपए होंगे, तब शायद मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। और तब तक मुझे प्रॉपर्टीज का थोड़ा ज्ञान भी हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी में। अब तो मुझे मालूम पड़ेगा रोड के बिना कोई प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। क्लियर? 2 चीजें खत्म करनी है हम लोगों को। नंबर 1 स्पीड। नहीं, मेरी बात हो रही थी कि 50 करोड़ दिया तो सीधे वो बुगाटी खरीदेंगे। अगर मान लीजिए आपको 90% आ गए, तो आप उस दिन क्या करेंगे? बाइक खरीदने के पापा देंगे, पापा दे देंगे, बाइक खरीदेंगे, पापा बाइक दिला देंगे। झूठ बोल रहे हैं, मेरे पापा ने आज तक कभी बाइक दिलाई। एक बार मुझे 25 में से 25 मिले थे फाइनल एग्जाम में। बोलते हाँ अच्छा है, अब अगली बार जब अच्छे नंबर लाओगे तब मिलेंगे। हाँ, और नहीं, अगली बार थोड़ा सा बार उठा दिया, और अगली बार उन्होंने कहा 90% के लायक तुम हो गए, अब तुम्हें 95 आओगे तब। ये कभी खत्म नहीं होता उनका। एक बार फेल हो जाओ फिर अब आ जाएगा।
बोले एक बार फेल हो जाओ तब माँ बाप लाइन पे आ जाएंगे। नहीं, लेकिन लाइन पे तब आएंगे जब आप उनको उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस मिले आपको। वो रिस्पांस तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स समझ में ना आना शुरू हो जाए। और वो कब आएगी? जब आप उसको धीमे धीमे पढ़ाई करना शुरू करेंगे। कल या परसों हम लोग कोशिश करेंगे एक छोटी सी मैथ्स की क्लास 10th के लेवल की। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पर एक प्रोजेक्ट लगाकर उसमें हम लोग देखेंगे। 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा, कोशिश करेंगे बुलाकर। अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कब फादर से परमिशन मिलेगी तब करेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज कि आज जो क्लास चली है इसमें छोटा सा एक फीडबैक आप सब लिखेंगे। आज क्या पढ़ाया, मैंने क्या समझाया। हर बच्चा नाम, क्लास, रोल नंबर के साथ सबमिट कर देगा, कल तक कर देगा। थैंक यू, आप जा सकते हैं आप। थैंक यू।